एक ऐसा इंसान जिसे बार बार मारा जा सकता है और हर बार वो लौट आता है। दिस इज मिकी 17, 2025 की सबसे यूनिक और माइंड बेंडिंग साईफाई फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन बात यह है कि वो इंसान रिप्लेसेबल है, यानी उसकी मौत के बाद उसकी एक नई कॉपी तैयार कर दी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 की सबसे पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी मिकी 17 को। फिल्म की शुरुआत मिकी से होती है, जो बर्फ से ढकी दो चट्टानों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। तभी वहां एक आदमी आता है। वो उसे बचाता नहीं बल्कि मजाक उड़ाते हुए कहता है, मरना कैसा लगता है मिकी? वैसे भी तुम तो बार बार मरकर वापस आ जाते हो। चलो इस बार की मौत को एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी बीच एक अजीब सा क्रीचर मिकी पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक मशीन दिखाई जाती है जिसमें से एक नया मिकी प्रिंट होकर बाहर आता है। यानी मिकी असल इंसान नहीं है, बल्कि इंसानों जैसा एक एडवांस्ड क्लोन या वेरिएंट है, जिसे खास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार किया गया है। मिकी का काम यही होता है, जहां भी किसी मिशन में इंसानों की जान को खतरा हो वहां उसे भेजा जाता है। चाहे वो स्पेस की गहराई हो, किसी अनजान प्लेनेट की कंडीशन चेक करनी हो, या फिर जहरीली वैक्सीन को टेस्ट करना हो, हर रिस्की काम मिकी को ही करना होता है। और जब वो मर जाता है तो उसे फिर से उसी मशीन के जरिए दोबारा प्रिंट कर लिया जाता है। उसकी पुरानी यादें भी उसकी नई बॉडी में इंस्टॉल कर दी जाती हैं, ताकि वो पहले जैसी ही नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ काम कर सके। अब कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मिकी और उसका एक दोस्त किसी गैंगस्टर से पैसे उधार लेते हैं ताकि एक बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन जब वो लोग पैसे लौटाने में नाकाम रहते हैं तो गैंगस्टर धमकी देता है, अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा कोई भी बॉडी पार्ट काट दूंगा। अब हमें इस दुनिया की हालत दिखाई जाती है। अर्थ अब इतनी ज्यादा पोल्यूट हो चुकी है कि इंसानों के लिए यहाँ जीना बेहद मुश्किल हो गया है। इसी वजह से अब इंसान दूसरे रहने लायक प्लैनेट्स की तलाश कर रहे हैं। इसी मिशन पर एक बड़ा स्पेसशिप भेजा जा रहा है जिसमें बहुत से लोग शामिल होने वाले हैं। मिकी, जो पहले ही अपनी जिंदगी की परेशानियों से थक चुका है, इस स्पेसशिप का हिस्सा बनकर इस दुनिया से निकलना चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जो इस मिशन के लिए यूजफुल हो। तभी उसे एक फॉर्म में एक ऑप्शन दिखता है, एक्सपेंडेबल, और वो बिना सोचे समझे उस पर टिक कर देता है, ये जाने बिना कि इसका मतलब क्या है। फॉर्म सबमिट होने के कुछ देर बाद एक लड़की मिकी के पास आती है और पूछती है, क्या तुमने सच में एक्सपेंडेबल वाली जॉब के लिए अप्लाई किया है? फिर वो समझाती है, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें न तुम्हें सैलरी मिलेगी न ढंग का खाना, और अगर तुम मर गए तो तुम्हारी बॉडी को दोबारा मशीन से बनाया जाएगा, तुम्हारे वेरिएंट को दोबारा प्रिंट किया जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करके। तुम्हें बार बार मरना होगा, बार बार वो दर्द सहना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मिकी सोचता है, लेकिन आखिरकार हाँ कह देता है। इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें उसकी पूरी मेमोरी को एक हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है ताकि उसे फ्यूचर में नए वेरिएंट में अपलोड किया जा सके। जब यह प्रोसेस खत्म होता है तो वही लड़की फिर आती है, उसे एक गन देती है और कहती है, अब खुद को मारो। मिकी को चाहकर भी खुद को शूट करना पड़ता है। मिकी के खुद को शूट करने के बाद उसकी बॉडी को स्पेसशिप के ऑर्गेनिक वेस्ट कंपार्टमेंट में फेंक दिया जाता है। कुछ ही समय बाद उसी मशीन के जरिए उसकी एक नई बॉडी प्रिंट कर ली जाती है। इसके बाद वो आम लोगों के साथ सामान्य काम करता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो कोई आम क्रू मेंबर हो। इसी बीच हमें कर्नल मार्शल नाम का एक अहम किरदार दिखाया जाता है, जो एक पब्लिक स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है कि बहुत जल्द इंसान एक नया प्लेनेट, एक बेहतर घर बनाने में कामयाब होंगे। पूरी क्राउड उसके विजन पर तालियां बजाती है, लेकिन मिकी को इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वो एक दिन खाना खा रहा होता है, तभी उसके पास नशा, एक सिक्योरिटी एजेंट, आकर बैठती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ती है और इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिकी और नाशा अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं। मिकी की जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। वो खतरनाक मिशंस में बार बार मारा जाता है और हर बार एक नया वेरिएंट बनाकर दोबारा जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन हर बार वापस आने के बाद वो फिर से नाशा के पास लौट आता है। अब आखिरकार उनका स्पेसशिप निफ्लहीम नाम के प्लैनेट के करीब पहुंचता है। यहाँ हर तरफ बर्फ फैली होती है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस प्लैनेट पर पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए सेफ है? इसका टेस्ट करने के लिए मिकी को प्लैनेट की सरफेस पर भेजा जाता है। उसे बिना मास्क के वहाँ की हवा में सांस लेने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, वहाँ के खतरनाक बैक्टीरिया उसके शरीर में घुस जाते हैं। मिकी की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसकी नाक से तेज खून बहने लगता है। इसके बाद साइंटिस्ट्स उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को एनालाइज करना शुरू करते हैं और उनके खिलाफ एक वैक्सीन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब साइंटिस्ट्स द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन को बार बार मिकी
पर टेस्ट किया जाता है। हर बार उसे फिर से निफलहाइम प्लैनेट पर भेजा जाता है, जहां हार्श एनवायरनमेंट में उसकी जान चली जाती है। ऐसा 12 से 13 बार होता है। हर बार उसकी डेथ होती है और फिर एक नया मिकी वेरिएंट प्रिंट करके उसे फिर उसी प्रोसेस में झोंक दिया जाता है। आखिरकार एक ऐसा इफेक्टिव एंटीडोट तैयार हो जाता है जो इंसानों को निफलहाइम की हवा में सुरक्षित सांस लेने लायक बना देता है। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद मिकी के साथ 3 और क्रू मेंबर्स प्लैनेट की सरफेस पर उतरते हैं। जब ये लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं तभी अचानक वहां की बर्फीली चट्टानों में हलचल शुरू हो जाती है और एक जवान लड़की एक भारी बर्फ की चट्टान के नीचे दब जाती है। जब मिकी वापस स्पेसशिप में लौटता है तो कर्नल मार्शल बुरी तरह नाराज होता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें मरना चाहिए था मिकी, तुम एक्सपेंडेबल हो, लेकिन तुम्हारे बजाय वो लड़की मरी जो हमारी नस्ल को आगे बढ़ा सकती थी। ये सब तुम्हारी गलती है। मार्शल उसे सजा देता है। अब मिकी को पहले से भी कम खाना मिलेगा और उसकी वर्किंग शिफ्ट 12 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे कर दी जाती है। इसी बीच मिकी उन्हें यह भी बताता है कि उसने प्लैनेट पर एक अजीब क्रीचर देखा था जिसे वो क्रीपर कहता है। मार्शल बिना देर किए उसे नया आदेश देता है, तुम दोबारा प्लैनेट पर जाओ और उस क्रीचर को पकड़ कर लाओ। मिकी फिर से निफलहाइम की सतह पर लौटता है और क्रीपर को ढूंढते हुए एक गहरी खाई में गिर जाता है। यही वही सीन है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी, जहां मिकी बर्फ में फंसा हुआ था और एक क्रीचर ने उस पर हमला किया था। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो क्रीचर मिकी को खाता नहीं है। मिकी उसे खुद कहता है, मुझे मार डालो, खा लो, लेकिन इसके जवाब में वो क्रीचर उसे खींचकर खाई से बाहर निकाल देता है। इस घटना से मिकी को ये समझ में आता है कि क्रीपर कोई खतरे वाले जीव नहीं है। वो इंसानों से नफरत नहीं करते, बल्कि उन्होंने तो उसकी जान बचाई। लेकिन मिकी को अब भी समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिकी एक ट्रक में बैठ जाता है जो स्पेसशिप की तरफ जा रहा होता है। उस ट्रक में 2 बड़े और कीमती पत्थर भी लदे हुए होते हैं जो इसी प्लैनेट से निकाले गए थे। उन्हीं पत्थरों के साथ मिकी भी वापस अपनी स्पेस शटल में पहुंच जाता है। थकान के कारण वह सीधे अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। उसने अभी तक किसी को क्रीपर के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ घंटों बाद जब वो उठता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने उसका ही एक और वर्जन खड़ा होता है, मिकी 18। इसका मतलब था कि क्रू ने मिकी 17 को मरा हुआ मान लिया और उसकी एक नई कॉपी मिकी 18 प्रिंट कर दी। मिकी 17 चुप रहता है। वो कहता है, तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, मुझे तो बने सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, इसलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। वैसे भी 1 से ज्यादा मिकीज का जिंदा होना इलीगल है। मिकी 17 उसे समझाने की कोशिश करता है, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मेरी जिंदगी ले लो, खाना खा लो, लेकिन मुझे जिंदा रहने दो। मुझे इंसानों को बताना है कि क्रीपर्स हमारे दुश्मन नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें थ्रेट समझकर उन्हें मार डालें। तभी वहां पहुंचता है जेमो, मिकी का पुराना दोस्त, जिसके साथ मिलकर उसने अर्थ पर लोन लिया था। उसी की वजह से मिकी को ये जिंदगी जीनी पड़ी और वो एक्सपेंडेबल बनने पर मजबूर हुआ। मिकी 17 और मिकी 18 दोनों ही जेमो पर बहुत गुस्से में थे। उसी की वजह से उनकी जिंदगी इस मोड़ तक पहुंची थी। गुस्से में आकर दोनों मिलकर जेमो को उठा के ऑर्गेनिक वेस्ट चेंबर में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ क्रू मेंबर्स आ जाते हैं तो उन्हें मजबूरी में जेमो को वापस बाहर निकालना पड़ता है। जेमो बाहर तो आ जाता है लेकिन वो बुरी तरह घबराया हुआ होता है। उसकी इसी हालत का फायदा उठाकर मिकी 18 और मिकी 17 उसे धमकाते हैं, अगर तुमने किसी को बताया कि हम दोनों वेरिएंट्स जिंदा हैं तो दोबारा तुम्हें उसी गंदगी में डाल देंगे, अपनी जुबान बंद रखना। इसके बाद मिकी 17 अपने रूम में लौट जाता है और नासा की टीम मिकी 18 को कुछ टेक्निकल कामों के लिए अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद मिकी 17 के रूम में केनेथ मार्शल के लोग आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारे लिए एक दावत रखी गई है। मिकी 17 को बहुत हैरानी होती है, उसे ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला था। मार्शल खुद उसे खाना खिलाने बैठता है। मिकी 17 जिसने बहुत वक्त से पेट भर खाना नहीं खाया था, इस खाने पर टूट पड़ता है। वो कांपते हुए हाथों से खाना खा ही रहा होता है कि वहां जईमा आ जाती है, स्पेसशिप की साइंटिस्ट। वो केनेथ मार्शल से कहती है, ये बहुत गलत है कि आप एक इंसान को खाना दें, उसे इज्जत दिखाएं और फिर उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना दें। मिकी 17 को उसी वक्त पता चलता है कि वो जो खा रहा है वो सिंथेटिक मीट था, एक आर्टिफिशियली बना गया मीट जिसे पहले एक एक्सपेंडेबल यानी उसे पर टेस्ट किया जा रहा था। ये बात सुनते ही मिकी 17 की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका गला सूज जाता है, सांसें रुकने लगती हैं और उसे उल्टी होने लगती है। सब लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये सिंथेटिक मीट पूरी तरह से फेल हो गया है और इंसानों के खाने के लायक नहीं है। मिकी 17 की हालत बिगड़ चुकी थी, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, गला सूज गया था और शरीर बेकाबू हो रहा था। तभी एक साइंटिस्ट दौड़ते हुए आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी हालत संभलने लगती है। यह पूरा मंजर देखकर जईमा अंदर से हिल जाती है। उसे मिकी के साथ किया गया बर्ताव बहुत ज्यादा अमानवीय लगता है। वो उसे चुपचाप अपने केबिन में ले जाती है। वहां उसे 1 कप चाय देती है और कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठते हैं। चाय खत्म होते ही मिकी जल्दी से उठकर अपने क्वार्टर की ओर लौटता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी सबसे करीबी दोस्त और प्यार नाशा वहां मौजूद थी और वो मिकी 18 के साथ बैठी थी। मिकी 17 को देखकर नाशा सन्न रह जाती है। 2 मिकी एक ही समय पर। उसका दिमाग इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहा था,
लेकिन वो इस सच को स्वीकार करने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से जईमा वहां आ जाती है। जईमा इस नज़ारे को देखकर घबरा जाती है और सीधे अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए निकलने लगती है, लेकिन तभी नाशा उसका रास्ता रोक लेती है। वो रोते हुए कहती है, अगर मिकी मर गया तो मुझे भी मार डालो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। कुछ सेकंड्स रुककर वो धीरे से सिर हिलाती है और रुक जाती है। फिलहाल के लिए वह किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी एक जोरदार शोर उन्हें मीटिंग रूम की तरफ से सुनाई देता है। तीनों दौड़ते हैं। वहां केनेथ मार्शल मौजूद था। वो नेफिलिम प्लैनेट से लाए गए 2 बड़े पत्थरों में अपना नाम खुदवा रहा था। उसकी चाहत थी कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि केनेथ और उसकी ब्लड लाइन ने इस नए ग्रह पर सबसे पहले कदम रखा था। जैसे ही पत्थर की सतह काटी जाती है, उसमें से 2 क्रीपर्स बाहर निकल आते हैं, जिंदा, रेंगते हुए। एक क्रीपर सीधे केनेथ मार्शल पर झपटता है, दूसरा क्रिएचर जमीन पर तेजी से रेंगता है और अफरा तफरी मच जाती है। एक ने केनेथ मार्शल पर सीधा हमला किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। जिस क्रीपर ने हमला किया था उसे वहीं ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरा क्रीपर भाग निकला। इस पूरी अफरा तफरी के बीच मिकी 18 की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो मौका देखता है और केनेथ मार्शल पर झपट पड़ता है, उस इंसान पर जिसने उसे बार बार मौत की ओर धकेला। सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। हर किसी का ध्यान 2 मिकीज पर जाता है, मिकी 17 और मिकी 18 दोनों एक साथ। अलार्म बजता है। अधिकारियों को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया था। नाशा, जिसने इन दोनों वेरिएंट्स की रिपोर्ट नहीं की थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरे बचे हुए क्रीपर को भी पकड़ लिया गया था। अब वो एक ठंडी लोहे की मेज पर पड़ा था, बेहोश। उस पर तेज रोशनी वाले लैंप जलाए गए और वैज्ञानिकों ने उस पर नए नए भयानक एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए थे। उसी वक्त वहां डेमो आता है, मिकी का पुराना दोस्त, वही जिसके साथ उसने धरती पर लोन लिया था। डेमो घबराया हुआ है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। भाई, बुरा फंस गए हैं। जिस कंपनी से लोन लिया था उसने धमकी दी है, अगर हम पैसे नहीं लौटाते तो वो हमारी बॉडी के अंग उठा लेंगे। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तू तो एक एक्सपेंडेबल है, तेरे लिए तो नया शरीर छप जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? मिकी 18 कहता है, मैं जानता हूं, मेरा गुस्सा ही मुझे बर्बाद करता आ रहा है। याद है, मैं ही था जिसने तुझे ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंका था। मिकी 18 बोलता है, एक काम कर, मेरी ही बॉडी का कोई हिस्सा ले ले। मेरा गुस्सा ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, अब शायद कोई और फायदा उठा सके। डेमो खुशी से उसके पास आता है, उसे गले लगाने ही वाला होता है। मिकी 18 अचानक उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। उसी वक्त मिकी 18 उसकी जेब से एक छोटी सी मेटल की चाबी निकाल लेता है। मिकी 18 कहता है, यही तो मेरा प्लान था। वो चुपचाप लॉकअप का गेट खोलता है, बाहर निकलता है, लेकिन तभी हॉलवे में कुछ और लोग आ जाते हैं। अब पता चलता है कि केनेथ मार्शल की वाइफ ने एक बार एक क्रीपर की पूंछ काटकर उससे सॉस तैयार किया था और उसे वो स्वाद इतना पसंद आया कि अब वो चाहती थी कि उसे वैसे ही और क्रीपर्स की पूंछें मिलें। इन पूंछों को लाने की जिम्मेदारी केनेथ ने मिकी 17, मिकी 18 और नाशा को दी। स्पेस शटल के बाहर लगे कैमरों से केनेथ देखता है कि जैसे ही उन लोगों ने एक छोटे क्रीपर को पकड़ा, बाकी सारे क्रीपर्स बहुत तेजी से उनकी स्पेस शिप की तरफ बढ़ने लगे। केनेथ उन्हें वहीं मारने की सोचता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे रोकता है। वो कहता है कि इन तीनों को पहले काम पूरा करने दो, पूंछें जब मिल जाएं तब इन सबको मार देना। ये सुनकर नाशा भड़क जाती है। वो केनेथ पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम सिर्फ अपने खाने के टेस्ट के लिए इन मासूम जानवरों को तकलीफ दे रहे हो, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? केनेथ को अब गुस्सा आ जाता। वो नाशा को सजा देने के लिए उस छोटे क्रीपर को एक रस्सी से बांध देता है और रस्सी का सिरा नाशा के मुंह में पकड़ा देता है। उसे ऑर्गेनिक वेस्ट जोन के पास खड़ा कर दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर रस्सी उसके दांतों से छूटी तो क्रीपर मारा जाएगा। अब क्रीपर की जान बचाने के लिए नाशा दांतों में रस्सी पकड़े खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ मिकी 17 और मिकी 18 को फिर से नेफिलिम प्लैनेट पर उतार दिया गया। उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि इस बार ज्यादातर क्रीपर्स स्पेस शटल के आसपास ही मौजूद थे। मिकी 17 पहले भी एक क्रीपर से मिल चुका था, इसलिए वो चाहता था कि इस बार बात करके मामले को सुलझाया जाए बिना किसी हिंसा के। मिकी 17 अब उस एलियन क्रीचर से बात करता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान बेहद खतरनाक है, उनके पास ऐसी जहरीली गैसें हैं जो पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती हैं। क्रीचर के पास स्टेराइल किनेसिस नाम की एक पावर थी, जिससे वह सीधे मिकी के दिमाग में अपना मैसेज भेज सकता था। वो कहता है, हमारे एक साथी क्रीपर को तुमने मार दिया और एक अभी तुम्हारे पास बंदी है। अगर तुम अपने एक इंसानी साथी की बलि दे दो और हमारे दूसरे क्रीपर को वापस कर दो तो हम तुम सबको छोड़ देंगे, वरना हम भी वो पावर्स इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हारे शरीर को चीर के रख देंगी। क्रीचर एक भयानक आवाज में चिल्लाता है ताकि मिकी को अपनी ताकत का अंदाजा हो सके। आवाज इतनी तेज और दर्दनाक थी कि मिकी 17 और मिकी 18 को कान बंद करने पड़े। ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फट जाएगा। अब मिकी 17 समझ चुका था कि ये क्रीचर्स सिर्फ शांत नहीं है, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी हैं। वो स्पेस शिप के कैमरे के सामने जाकर हाथ हिलाकर इशारा करता है ताकि नाशा समझ जाए कि उसे क्रीपर को आजाद कर देना चाहिए। नाशा कैमरा देखकर मिकी का इशारा समझ जाती है, लेकिन केनेथ मार्शल को लगता है कि मिकी कुछ गड़बड़ कर रहा है, शायद एलियंस से बातचीत कर रहा है। केनेथ तुरंत बोल पड़ता है, बातचीत तो मुझे करनी चाहिए, मैं लीडर हूँ।
उसका सेक्रेटरी भी तुरंत हामी भरता है, बिल्कुल सर, अगर आप बाहर जाकर खुद बात करेंगे तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। वैसे भी मार तो हमें ही डालना है। केनेथ को यह भी लग रहा था कि अगर बात करने वह जाएगा तो मिकी 17 और मिकी 18 को चुपचाप मान जाना चाहिए। इसलिए वो दोनों मिकीज के स्पेस सूट में लगे बॉम्ब रिमोट्स अपने पास रख लेता है ताकि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहे। जैसे ही केनेथ मार्शल बाहर की तरफ निकलता है, नाशा तुरंत हरकत में आ जाती है। वो उस छोटे क्रीपर को बचाने के लिए पूरे रिस्क के साथ लड़ते हुए उसे बाहर निकाल लेती है ताकि वो अपनी माँ के पास लौट सके। नाशा भागकर उस क्रीचर को मिकी 17 को सौंप देती है। मिकी 17 बिना समय गंवाए उस बच्चे को मदर क्रीपर को वापस लौटा देता है, लेकिन क्रीचर ने 2 शर्तें रखी थी। पहली कि उसका बच्चा वापस कर दिया जाए और दूसरी बदले में किसी एक इंसान की जान ली जाए। यही सोचते हुए मिकी 18 चुपचाप केनेथ मार्शल के पास पहुंचता है और अपने स्पेस सूट में लगे बम का बटन दबा देता है। धमाके में दोनों मारे जाते हैं। मिकी 18 ने अपने तरीके से बदला ले लिया। मदर क्रीपर, जिसे अब उसका बच्चा वापस मिल गया था और इंसानों की एक जान के बदले की मांग भी पूरी हो चुकी थी, वादा निभाते हुए अपने पूरे कबीले के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। अब नाशा उस स्पेस कॉलोनी की लीडर बन चुकी है। मिकी 17 अभी भी जिंदा है। उसे एक रिमोट दिया जाता है जिससे वह उस एक्सपेंडेबल मशीन को हमेशा के लिए बंद कर सकता है जिसने उसकी जिंदगी बार बार छीनने की कोशिश की थी। नाशा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मिकी 17 रिमोट का बटन दबा देता है, मशीन तबाह हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस पूरी मूवी की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में मिकी 17 लिखना मत भूलना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली कहानी के साथ।